जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास का पहला पार्ट आ चुका है और ये है पार्ट दूसरा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या है, और पहले चैप्टर का हमने ओवरव्यू लिया था कि उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो आप बताइए कि इतिहास क्या है। तो आप क्या बोलोगे? इतिहास एक ऐसी किताब है जो हमें मौका देता है बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करने का। यानी वैसा किताब जिसमें हम बीती हुई बात का अध्ययन करते हैं, हम उसे ही क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उसी में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ रह रहे लोगों में एकता की भावना जागृत करता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद किसी देश में भी हो सकता है, और एकता की जो भावना है वह किसी क्षेत्र में भी, विशेष क्षेत्र में और किसी राज्य में भी हो सकता है। हमने आपको बताया था कि पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से 2-3 बातें हमें 100% उसमें समझना ही है। पहला 1830 ईस्वी की क्रांति, फिर उनके परिणाम, यानी 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या परिणाम हुए, और हमें दूसरा समझना है 1848 ईस्वी का क्रांति में हमें अगर ये दोनों समझ में आ गया, 1830 और 1848, उनके बाद हमें इसमें जो मुख्य देश हैं जैसे इटली, जर्मनी, यूनान, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इन देशों में कैसे एकीकरण संभव हो पाया, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हमें बस इतना ठो चीज़ समझ में आ गया तो समझ लीजिए हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमें इतना चीज़ समझना ज़रूरी है। इनमें कुछ मुख्य लोग भी हैं, व्यक्तित्व भी है, जैसे मैजनी, काउंट काउर, गैरीवाल्डी। हम इनके बारे में भी देखेंगे, मैटरनिक के बारे में भी समझेंगे कि इन सब का क्या योगदान रहा जर्मनी और इटली में एकीकरण होने में, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो हमें क्या समझना है कि सबसे पहले पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, उनमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो था फ्रांस की क्रांति का। किसका था? फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस में जो क्रांति हुई, वहाँ के लोगों ने अपने देश के शासक के खिलाफ जो विद्रोह किया, उनमें जो उन्हें कुछ सफलता हासिल हुई, उन्हीं के कारण यूरोप के और कई सारे देशों में राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत होने लगी। उसमें अगर व्यक्तिगत रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो पैदा हुई, उनमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वह था नेपोलियन का। किसका था? नेपोलियन का। नेपोलियन शासक कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। नेपोलियन शासक कहाँ का था? तो फ्रांस का था। और फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? तो पेरिस थी। फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? तो पेरिस थी। अब हुआ क्या, जब यूरोप के और कई सारे देशों ने, एक्चुअली ये जो नेपोलियन था यह चाहता था कि इनका दबदबा यूरोप के सभी देशों पर हो, जो सभी देश चाहते नहीं थे। अंत में एक बार इनके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ यूरोप के जितने भी ताकतवर देश थे, उन सभी ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसमें उनको सफलता भी मिली और नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन का पतन होने के बाद जो यूरोप के विजयी राष्ट्र थे, उन लोगों ने 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया जो देश है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उन लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया। वहाँ पे उन लोगों ने बैठक की, और जब वो लोग एकत्र हुए तो उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि विश्व के सभी, विश्व नहीं, यूरोप के सभी देशों के पास पहले जितना जितना लैंड था, वो सब देशों को उतना उतना लैंड उनका मिल जाएगा। जितना नेपोलियन ने कब्जा किया था लड़ाई करके, वो अब उन सभी को वापस दे दिया जाएगा। ये संभव कब हो पाया? तो ये संभव हो पाया नेपोलियन के पतन होने के बाद। कब संभव हो पाया? नेपोलियन के पतन होने के बाद। और नेपोलियन के पतन होने के बाद
विजयी देशों ने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये लोग एकत्र हुए। ये लोग एक जगह, सभी देश के प्रमुख जो थे वो एक जगह एकत्र हुए और उन लोगों ने वहाँ पे यह सुनिश्चित किया कि सभी देशों के पास, यूरोप के सभी देशों के पास पहले जितना जितना लैंड था, जो देश जिस जगह था वो सभी देश उसी जगह रहेगा और उनका हक वहाँ पे बरकरार रहेगा। ये कब हो पाया? तो आप याद रखिएगा, नेपोलियन के पतन होने के बाद संभव हो पाया। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में जो गणतंत्र है, जो गणतंत्र और प्रजातंत्र, गणतंत्र और जो प्रजातंत्र है, ये किसकी देन है? तो आप क्या बोलोगे? ये फ्रांस की देन है। किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो वियना सम्मेलन के बाद यह तय हो गया कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनके पास पहले जितना लैंड था उनको वो वापस लौटा दिया जाएगा और अब सभी देश अपने अपने सीमा के अंदर बने रहेंगे। इनके बाद याद रखिएगा, इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी ने उथल पुथल मचाया था तो वह था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। तो चलिए थोड़ा सा मेटरनिख के बारे में भी हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। तो चलिए मेटरनिख के बारे में समझते हैं। तो मेटरनिख जो था, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो आप क्या बोलोगे? ऑस्ट्रिया का। याद रखिए, उस समय ऑस्ट्रिया यूरोप के शक्तिशाली देशों में चुना जाता था, या उस समय यूरोप का अगर हम यह कहें कि दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश था तो यह भी गलत नहीं होगा। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। इटली पर प्रभाव ये अपना कायम रखना चाहता था। मेटरनिख यह चाहता था कि हमारा दबदबा इटली पर कायम रह सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इनको कई राज्यों में बांट दिया। किनको? इटली को। यानी मेटरनिख अपना कायम बरकरार रखने के लिए इन्होंने इटली को कई हिस्सों में बांट दिया। आपको पता है कि जब भारत पे अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया जा रहा था तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? भारत के जितने भी राजा थे उनके बीच मतभेद उन्होंने उत्पन्न किया और उसी मतभेद का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक एक करके सभी राजाओं को अपने अंडर गुलाम बना लिया। यही चीज़ मेटरनिख ने किया इटली में। इन्होंने क्या किया? इनको पता था अगर इटली के उस समय जितने भी प्रांत थे, अगर वो सभी एक साथ मिल के रहेंगे तो वो कभी ना कभी ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया? मेटरनिख ने इटली पर प्रभाव अपना कायम रखने के लिए इनको कई राज्यों में बांट दिया। कई राज्यों में मुख्य जो वहाँ का क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश इन्होंने उस समय का बुर्बो वंश का एक शासक था जिसका नाम था फर्डिनेंड। जिसका क्या नाम था? फर्डिनेंड। इन्होंने उनको सौंप दिया। देखिए, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश पर बुर्बो वंश के किसका अधिकार था ये आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे? फर्डिनेंड का अधिकार था। इनके बाद इन्होंने क्या किया? रोम के आसपास का जो भी क्षेत्र था, यानी अभी वर्तमान समय में इटली की राजधानी रोम है, तो उस समय रोम के आसपास का जितना भी क्षेत्र था वहाँ का जो पोप था इन्होंने उसको सौंप दिया। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, स्पेशली इटली के एकीकरण में इनका बहुत महत्व है। तो इन्होंने क्या किया? रोम के आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया? तो पोप के हाथों इन्होंने सौंप दिया। उसके बाद जो उनका लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था, इन पर पहले से ही ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो इन्होंने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, ऑस्ट्रिया का दबदबा या ऑस्ट्रिया के हाथों में वहाँ के शासन का जो बागडोर था वो ऑस्ट्रिया ने अपने हाथों में ही रखा। उनके बाद इन्होंने क्या किया? जर्मनी में जो 39 रियासतों का संघ जो था उन्होंने उसको कायम रहने दिया
और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनमें कोई फेरबदल इन्होंने नहीं किया, लेकिन इस 39 रियासतों पर एक तरीके से अधिकार या फिर शासन कौन कर रहा था, तो वो ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। मतलब जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और मेटरनिख ने हर संभव प्रयास किया कि कभी भी जर्मनी में जो 39 रियासतें हैं इनके बीच में राष्ट्रीयता की भावना जागृत ना हो, कभी भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत ना हो। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मेटरनिख का क्या योगदान रहा यूरोप के राष्ट्रवाद में, तो वहाँ पे आपको इनके बारे में लिखना है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेटरनिख के जीवनी पर निबंध लिखें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या सब किया, ये उनके मुख्य पॉइंट हैं। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आप 100% इनको लिख पाएंगे। और लिखने से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आएगा तभी जाके आप इनको लंबे समय तक अपने पास रख सकते हो और आप किसी को डिटेल्स में बता भी सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।